चलो ये ट्राई करो क्वेश्चंस। अरे बनाओ, हद है। क्या दिया हुआ? 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। द सॉल्यूशन सो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बाय 2 डिग्री सेल्सियस एज्यूमिंग द सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज नेग्लिजिबल with respect to solvent concentration. The vapor pressure of the resulting solution is mmHg. हमें बताना है वेपर प्रेशर, बताना है, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब पीएच जो वैल्यू निकालते हो वो पीएच निकालना है। देखो यहाँ पे हमारे पास दो कॉन्सेप्ट को, दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मिक्स किया गया है। एक हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा जो है वो हमारे पास है रॉल्स लॉ बोलो या फिर हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बेहतर होगा कि कॉलिगेटिव बोल रहा है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वहाँ पे देखो सबसे पहला हमारे पास क्या है कि जब भी अगर आपको क्वेश्चंस ना समझ में आए, सबसे पहला आप लिखो गिवन कि दिया क्या हुआ हमारे पास। जब दिया हुआ रहेगा और हमें क्या निकालना है, अगर इतना चीज़ हमें पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा कि फॉर्मूला कैसे लगाना है। क्लियर? तो सबसे पहला हमारे पास देखो वेट ऑफ हमारे पास सॉल्यूट दिया हुआ है। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे दिया हुआ है? 2.5 ग्राम। वेट ऑफ हमारे पास वाटर मतलब सॉल्वेंट ये दे दिया हुआ हमारे पास 100 ग्राम। द सॉल्यूशन एज बॉइलिंग हमारे पास 100 बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बाय मतलब जो सॉल्यूशन होगा मतलब पानी जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो बॉयल जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होगा मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल पानी का 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हुआ कि 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा मतलब कुछ नहीं दिया हुआ, डेल्टा टी बी दे दिया हुआ है, वो है 2 चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कि एलिवेट कितना किया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास देखना क्या लिखा हुआ है, कहा गया एज्यूमिंग द कंसंट्रेशन इज नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट। एज्यूमिंग द सॉल्यूट कंसंट्रेशन मतलब हमारे पास डाइल्यूट है, वही बोला ना द हमारे पास एज्यूमिंग द सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज नेग्लिजिबल। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल है विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट कंसंट्रेशन मतलब कुछ नहीं, जो हमारे पास अमाउंट है वो सॉल्यूट का बहुत कम है और सॉल्वेंट का बहुत ज़्यादा। तो जो मोल फ्रैक्शंस लिखते थे, मोल फ्रैक्शन लिखते थे या मोल फ्रैक्शन जो लिखते हो तो जो टोटल करोगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट वो सीधा सिंपली सॉल्वेंट करना, उसके अलावा कुछ नहीं बोला हुआ है। दूसरा हमारे पास द वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर रिजल्टिंग सॉल्यूशन का हमसे पूछा हुआ है तो मतलब हमसे पूछा हुआ है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS। और क्या क्या दे दिया हुआ हमारे पास? KB ऑफ वाटर दे दिया हुआ है 0.52। दूसरा हमारे पास प्रेशर ऑफ वाटर दे दिया हुआ है P0B, ये कितना दे दिया हुआ है 760 mmHg। तो देखो हमारे पास निकालना है PS के लिए हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लगाएंगे तो वहाँ से फॉर्मूला लगाओगे तो हमें चाहिए क्या? हमें मोल चाहिए, एटलीस्ट सॉल्यूट का मोल चाहिए। सॉल्यूट का हमारे पास क्या दे दिया हुआ है? अमाउंट दे दिया हुआ है। तो अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे वो देखो। पहला हमारे पास मोल्स निकालने के लिए वेट दे दिया हुआ, मॉलिक्यूलर मास नहीं मालूम, तो सबसे पहला तो हमारे पास देखो ये फॉर्मूला लगाओगे डेल्टा TB इज इक्वल्स टू मोलालिटी इन KB इनटू मोलालिटी को क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू हमारे पास क्या हो जाएगा 1000। क्या क्लियर हो गया इतना? चलो KB का वैल्यू देखो तो 0.52 इनटू वेट हमें पता है, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 2.5, मॉलिक्यूलर मास हमें नहीं पता
मॉलिक्यूलर मास हमें पता ही नहीं कौन सा आइसो सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, तो वो वेरिएबल है हमारे पास। और अगर वो पता चल जाता तो डायरेक्ट हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कर सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास ये 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट, पानी का जो वेट दे दिया हुआ है हमारे पास 100 दे दिया हुआ है। देखो यहाँ से हमारे पास 2 0 2 0 कैंसिल, तो अगर हमारे पास बचेगा 10, तो ये हमारा, अच्छा केबी का वैल्यू दे दिया हुआ था, टीबी का वैल्यू 2। तो अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.52 इन सॉरी हाँ इन 2.5 डिवाइड बाय, अच्छा इसको 25 लिख देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो, और नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या निकल गया, मॉलिक्यूलर मास। इसको सॉल्व करना तो एग्जैक्ट वैल्यू कितना आता है 6, अरे पूरा सॉल्व करके 25 दूना 50 कर ही लेते हैं, 3.2 बड़ा कम आ रहा है, इतना तो नहीं आना चाहिए, 25 12 आ गया, 12 6 के आसपास आना चाहिए था, 6 पॉइंट हमारे पास 5। चलो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि अब हमारे पास करना है, एज वी नो दैट, क्या हमें पता है, पी नॉट बी माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नॉट बी भी पुट कर सकते हैं, पी एस भी पुट कर सकते हैं, और कुछ नहीं, को जो फॉर्मूला अच्छा लगे वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूटेड है तो Na बाय एन बी आ जाएगा। तो देखो यहाँ से पी एस जो दे दिया हुआ हमारे पास 760, तो अगर तुम्हें एक ही वेरिएबल, तो अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं चाहिए तो 760 पुट करो, या पी एस पुट कर सकते हो, दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हो। तो पी एस बोलो कौन सा पुट करे, पी नॉट बी पुट करे, पी एस। तो ये हमारे पास, अब ये जो फॉर्मूला है अगर डाइल्यूट होता तब भी चल जाता, नहीं होता तब भी चल जाएगा। हमारे पास अब वैल्यू पुट करो, पी नॉट बी 760 हो जाएगा, पी एस निकालना है, डिवाइड बाय पी एस इज इक्वल्स टू वेट ऑफ हमारे पास ए मतलब सॉल्यूट का 2.5 डिवाइड बाय 6.5 डिवाइड बाय वेट ऑफ बी मतलब वाटर का दे दिया हुआ हमारे पास 100 डिवाइड बाय 18। अब इसको सॉल्व करो, ये 760 माइनस पी एस डिवाइड बाय पी एस इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास 2.5 इंटू 18 डिवाइड बाय 6.5 इंटू 100। तो यहाँ से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बेहतर है कि अगर हम 760 रखेंगे तो बेहतर एक ही नंबर आ जाएगा। देखो अगर यहाँ हम 760 डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पुट कर सकते हैं, यहाँ पे पी एस के जगह हम जो पुट करेंगे वो हमारे पास पी नॉट सॉरी यहाँ से पी नॉट अगर बी लिखें, पी नॉट बी 760 कैलकुलेशन कम हो जाएगा। अब देखो हमारे पास 760 माइनस पी एस इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 760 इंटू 2.5, अच्छा यहाँ कुछ तो कट 25 कम 25 25 चौका 100, ये हो जाएगा 0.1 टाइम्स। अब हमारे पास 4 चौक 16 नहीं, 2 दूना 4 2 9 18, चलो कुछ तो कम नंबर कम होगा, 6 हमारे पास 760 0 एक पॉइंट था 76, 76 इंटू 9 हो जाएगा, डिवाइड बाय हमारे पास 6 12 13 13 हो जाएगा। अब यहाँ से पी एस बराबर 760 इंटू 9, 9 छक 54, 4 हाथ में हमारे पास 5, 9 सत्ते 63 63 और हमारे पास 5 68 डिवाइड बाय 13 माइनस 760। अच्छा ये तो आंसर नेगेटिव में आएगा, कुछ गलत किए क्या, अच्छा नहीं सॉरी ये हमारे पास माइनस में ही रहेगा ना, तो पी एस बराबर जो हो जाएगा वो 760 माइनस 684 डिवाइड बाय 13। तो अब इसको डिवाइड करोगे तो 684 डिवाइड बाय 13, ये हमारे पास
-52.61 आ जाएगा। अब इसको घटाओगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 में हमारे पास 1 गया तो 9, हमारे पास 6 पॉइंट, अब हमारे पास 9 में हमारे पास 7, अब ये 550 mmHg। ये देखो पिछले साल पूछ चुका है अप्रैल में। चलिए क्लियर, बढ़े आगे। अरे कहाँ पे केल्विन पे चेंज करेगा, मेरे को यही बता, किस चीज में केल्विन क्यों चेंज करेगा, क्या कहाँ पे केल्विन चेंज करना, ये 2 डिग्री सेल्सियस इसको 2 केल्विन में चेंज करना चाह रहा है। चेंज इन डिफरेंस इन टेम्परेचर है ना, वो डिफरेंस इन टेम्परेचर तुम्हारे पास केल्विन और डिग्री सेल्सियस में सेम आता है। हो गया, चलो ये क्वेश्चन करो, दिया हुआ है। अच्छा इसको भी थोड़ा सा बीच में, हाँ चलो अब पढ़ना। ये 2023 का था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 सॉल्वेंट X and Y are in the ratio 2:1 and their enthalpy of vaporization are in the ratio of 1:2. Then the boiling point elevation constant X is m times of the boiling point of elevation constant Y. अब देखो यहाँ से एक Kb और हमारे पास Kb का वैल्यू बताए थे, Kb का एक फॉर्मूला बताए थे, RT² डिवाइडेड बाय 1000 LV। हमने बोला था पर ग्राम होगा, अगर पर मोल दिया होगा तो उसको मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका मॉलिक्यूलर मास, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, क्योंकि बॉयल कौन होगा, सॉल्वेंट होगा, नॉन वोलेटाइल का कुछ तो होने वाला है नहीं। जैसे अगर आपने चीनी, अगर पानी में चीनी डाल दिया तो आप जब उसको जो सॉल्यूशन बनेगा तो उसको बॉयल करोगे तो सिर्फ पानी वेपराइज होगा, उसमें जो हमारे पास नमक होगा या चीनी होगा तो वो थोड़ी वेपर में चेंज होगा। बात समझ में आया, ट्राई करें। तो Kb का फॉर्मूला आपको पता है, आपको 2 और क्या दे दिया हुआ, मेल्टिंग पॉइंट्स का रेशियो दे दिया हुआ, तो टी का तुम्हारे पास दे दिया हुआ है, टी का जो वैल्यू दे दिया हुआ था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 सॉल्वेंट X and Y, जो TB लिखते थे वो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ही तो होता था। ट्राई करें। अरे कुछ नहीं करना, हमारे पास देखो तो फॉर्मूला क्या था, Kb अगर हम x का मानेंगे, Kb हमारे पास x डिवाइड बाय Kb ऑफ y, इसको क्या लिख सकते हैं, हमारे पास R Tx का हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट डिवाइड बाय हमारे पास क्या था 1000 इंटू लैटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन। अगर तुम्हारे पास पर मोल में ही जनरली दिया रहता है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट से यहाँ डिवाइड करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाय हमारे पास आर टी, हमारे पास वाई जो दूसरा सॉल्वेंट है वाई, उसका हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 1000 इंटू LV। अब देखो क्या क्या दे दिया हुआ था, हमारे पास दे दिया हुआ है कि दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है,
तो अगर तुमने यहाँ से मॉलिक्यूलर मास अगर पर ग्राम अगर पर मोल दिया हुआ था, तो अगर यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट से मल्टीप्लाई करोगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट को लिए मल्टीप्लाई करोगे, तो मॉलिक्यूलर मास में तो एमबी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। दूसरा, अब देखो क्या लिखा हुआ था, बॉइलिंग पॉइंट, जो रेशियो दिया हुआ है 2:1, तो मतलब कहने का क्या है, Tx/Ty, ये हमारे पास क्या होगा 2/1। बॉइलिंग पॉइंट का ही तो रेशियो बोल रहा है ना, तो ये 2/1 है। अब यहाँ पे देखो तो स्क्वायर है, अब इसको सिंप्लीफाई 1000 कैंसिल कर सकते हो क्या, क्या बोल रही, हाँ आर और भी कैंसिल हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास भी चेंज हो जाएगा। और दूसरा देखो, हमारे पास इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आर इन द रेशियो ऑफ 1:2, तो हमारे पास सबसे पहला जो लिखा हुआ था x का, तो Lx बाय हमारे पास Ly, ये रेशियो कितना दे दिया हुआ है 1:2, मतलब 1/2। अब देखो सिंपली इसको चेंज करना है, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, Tx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास Ty का होल, ये Tx/Ty का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ये भी पावर 2, ये भी पावर 2, और हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम अच्छा यहाँ पे हमारे पास y, ये लाइटेंट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ y डिवाइड बाय लाइटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ x, जे x, और कुछ बच गया हमारे पास, बाकी सारा तो कैंसिल हो गया। अब देखो हमारे पास Tx/Ty का वैल्यू क्या था 2/1, तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास x/y का वैल्यू दिया हुआ था 1/2, तो है हमारे पास क्या y/x, तो ये फिर आ जाएगा 2/1। क्लियर। अब यहां से दूना 4 दूना, तो हमसे यही पूछा था कि हमारे पास मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ x जो होगा वो y के कितने टाइम्स होगा, 8 टाइम्स होगा। क्लियर, तो लिखो फिर, इस साइड में अगर लिखना चाहते तो ये लिख लेना, ये हमारे पास क्या था, गिवन था, बाकी बात और कुछ तो दिया ही नहीं है। वो अगर हम कंसिडर करें, जनरली हमारे पास लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर मोल के हिसाब से दिया होता है, तो हमने लिखवाया था, याद करो क्वेश्चंस में पर ग्राम, अगर तुम मान लोगे कि पर ग्राम के हिसाब से है तो फिर मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो हमने वहां पे लिखवाया था कि वो जो लिखे हो लाइटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम है। तो अगर हमने अगर बस इन केस आगे तुम अगर बनाओगे तब के लिए हम बता दे रहे हैं कि अगर वो पर ग्राम में नहीं दिया होगा तो पर ग्राम में कैसे चेंज करोगे, पर मोल दिया हुआ है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो डिवीजन में लाइटेंट ऑफ हीट में मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे तब वो पर ग्राम आ जाएगा, तो इसी चीज को मॉलिक्यूलर मास को ऊपर कर दिए और कुछ नहीं। अगर तुम मान रहे हो कि पहले से ग्राम में दिया हुआ तो कोई लिखने की जरूरत ही नहीं है, मगर यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया हुआ था ना, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर वेट, तो इस वजह से हमने लिखा और कुछ नहीं। तो कुछ लिखा हुआ तो कुछ उसका तो कुछ मतलब होगा ना, तो इसी चीज के लिए बताएं और कुछ नहीं। तो अगर तुमको वहां पे लगता है कि जो लास्ट वाले में केबी का जहां पे वैल्यू लिखवाए थे वहां पे अगर तुमको लगता है चेंजेस करवाना है तो कर लो। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A solution containing 2 gram of non-volatile solute, 20 gram of water boils at 373.5 to the molecular mass of solute is। बहुत इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, अरे Kb इंटू मोलारिटी जो लिखते थे, मोलारिटी का पूरा फॉर्मूला लिखोगे, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, वही तो मॉलिक्यूलर मास निकालना है। सॉल्वेंट का वेट दे दिया हुआ है तो फिर निकालो, हूँ का अब ये मत बोलना 100 आएगा, वो तो 100 तो है। अब बना के ये नहीं कि ऐसा, हाँ तो लाओ,
हम इसीलिए लिख दिए 100 लाओ, टारगेट वो है। फॉर्मूला तो लिखो, सारे लोग फॉर्मूला लिखो तो, और पुट करो डाटा।
किए हैं हम? अरे रुको, देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट क्या था कि जब हमारे पास वो टेम्परेचर जिसमें वेपर, हमारे पास लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम हो जाए। अब हमारे पास जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो क्या होगा? वेपर प्रेशर हमारे पास घटेगा, जिसके कारण फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज आता है, और उसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी है, कांस्टेंट रिड्यूस करेंगे, ये क्या आ जाएगा? के एफ इज इक्वल्स इनटू मोलैरिटी, और डेल्टा टी एफ क्या है? चेंज इन हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, के एफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, एम मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? बढ़े अब आगे, लिख लिए यहां तक? तो लिखो यार। ठीक, नहीं, बीच में जब तुम लोग को क्वेश्चन चेक करे थे उस समय माइक ऑफ था। कुछ नहीं हुआ है, ये यहाँ पे जब लिखे तभी तो गाया नहीं, क्वेश्चंस बनाए उस समय भी गया होगा। तो क्वेश्चंस में ऑडियो नहीं, आंसर पागल कुत्ता काटा, इतना मेहनत करेंगे। हाँ, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, CRYSCOPIC, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, उसका क्या था? KB का। बहुत अच्छे, बढ़े अब आगे। तू ही बच्चा हुआ बक। सेकेंड हाफ में सुजीत सर आएंगे आज। अरे चल ना, बता रहे हैं, सुनना, लिखा हुआ है का हम बोल रहे हैं, भरोसा नहीं हम पे मत मेरे बाद। बिना मोड, हाँ इसमें भी, इसमें इस केस में बिना मोड का पॉजिटिव होगा, वो पहले वाले में लिख रहे थे। मतलब जो भी चेंज आएगा, अगर तुम उस उल्टा भी लिखो तो कोई फर्क नहीं है। चलो इसमें हम हो गया। अरे इसको अगर सिंपली इसको उल्टा करके लिखते तब हम बात कर रहे थे। चलो आगे बढ़े, तो क्या करें? साला पार्टी का कोई भी ऐसा है नहीं। कौन टेस्ट वाला? तुम लोग जो तुम लोग टेस्ट दिया है, थोड़ा सा बोलने भी शर्म लगता है कि टेस्ट ऐसे हो, रिजल्ट दीजिए तो है? हमको पता चला कि सब बाद में पूछ पूछ के बना रहे होते। हाँ, अरे चल करते रहना। चलो देखो यहाँ से ये क्वेश्चंस। अरे कुछ दो वीडियो का देखे, और एक आज और वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें भी साउंड कम है। तो वो बस कल वाला जो रिकॉर्ड किया ना, उसमें बोल रहे थे स्पाइक कम आ रहा था, तो शायद बैटरी जब डाउन होता है ना, तो शायद साउंड उसमें बेहतर नहीं जाता। चलो देखो क्वेश्चंस को देखो क्या। अच्छा ये तुम्हें, चलो मैं बना रहा हूँ क्योंकि तुमने इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में नहीं पढ़ा, फिर भी देखना क्या दिखा हुआ है हमारे पास। पहला स्टेटमेंट, NaCl एडेड to the ice at 0 degrees Celsius present in the ice cream box to prevent the melting of ice cream। ये बात बता चुके थे, याद करो तो। NaCl क्या होगा? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल को पानी में डालेंगे तो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो लंबे टाइम तक क्या करेगा? आइसक्रीम को ठंडा रखेगा। वही बात है। दूसरा हमारे पास, ऑन एडिशन ऑफ NaCl टू आइस at 0 degrees Celsius there is a depression in freezing point। दोनों बात सही है। और एक दूसरे का क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अच्छा एक्सप्लेनेशन के बाद में बोला ही नहीं हुआ, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू।
इलेक्ट्रोलाइट्स कहने का मतलब क्या है, अभी तुम लोग नहीं पढ़ाए हो, आगे पढ़ाएंगे वेंट ऑफ फैक्टर, तो उसमें या एबनॉर्मलिटी, तो उसमें सिंपली क्या होता है कि NaCl जब डालेंगे 1 मोल तो उसमें सॉल्यूट हो जाएगा 2 मोल, क्योंकि पानी में डालोगे Na टूटेगा और Cl टूटेगा, वो अलग अलग होगा। पानी में NaCl नहीं है, वो Na प्लस है और Cl माइनस है, तो ये 2 मोल हमारे पास डाल रहे हैं 1 मोल, मगर हो कितना रहा है 2 मोल, तो ये नॉर्मल होना चाहिए था 1 मोल के हिसाब से, हमारे पास कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में चेंजेस आना चाहिए था, मगर अब जो चेंजेस आएगा वो 2 मोल के बेसिस पे चेंजेस आएगा। हाँ, कोई तो बोला सर। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट। अच्छा, या अब देखो यहां से, अरे देखो अब यहां से थोड़ा सा समझना। अच्छा, वहां पे एक लास्ट में हमने जब बताया था, जैसे Kb का वैल्यू बराबर बताया था, उसी तरह Kf का भी तो वैल्यू होगा, उसमें पीछे वाले में ऐड कर लो, वो छूट गया। यहां से देखो Kb हमारे पास जैसे कांस्टेंट था, Kf भी कांस्टेंट होगा, और Kf बराबर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, R फ्रीजिंग पॉइंट का स्क्वायर डिवाइड बाय हमारे पास 1000 इनटू हमारे पास अबर क्या हो जाएगा, लाइटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन था, यहाँ पे कौन सा हीट आएगा, लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर पर ग्राम में लोगे तो ठीक है, अगर पर मोल में दिया हुआ है तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर? तो ये पर मोल होगा तब मॉलिक्यूलर मास, अगर पर मोल नहीं है तो, अगर पर मोल में नहीं है तो फिर अगर पर ग्राम में दिया हुआ है तो मॉलिक्यूलर मास हटाना पड़ेगा, ये याद रखना। मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हो, छोड़ दो, ऐसा बात करते हो यार तुम लोग। वेयर Tf जो होगा वो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है, हमारे पास Mb क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, Lf क्या है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इन पर मोल लिख लीजिए। अब ये फॉर्मूला लिख लेना, और अब इसी फॉर्मूले पे ये वो दूसरा क्वेश्चन था, ये लिख लोगे तब ना क्वेश्चंस पे जाएं। लिख लिए? अरे कहाँ सोया रहता है रे, पिछले वाले में भी तुम लिख ही रहा था। ठीक, अच्छा ट्राई करेंगे कि सबको दिखे। हो गया? अरे पुराने वाले फॉर्मूला ही जैसा तो है। हाँ तो है, तो फिर क्या नहीं लिखा है। चलो बनाओ अब ये। अच्छा, इसमें तो निकालना भी नहीं, तो चलो। है? अरे सबसे पहला देखो क्या दिया हुआ, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मतलब Kf का वैल्यू क्या होगा। अगर सॉल्वेंट का 50 ग्राम हमारे पास कंटेन 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कि जो सॉल्वेंट होगा अगर 50 ग्राम है, सॉल्वेंट हमारे पास जो सॉल्यूट है वो 1 ग्राम है। दूसरा दिया हुआ है मोलर मास जो दे दिया हुआ है, अच्छा मोलर मास दे दिया हुआ है हमारे पास, ये मोलर मास दिया हुआ है हमारे पास सॉल्यूट का, एंड द डिक्रीजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया हुआ है 0.40। इसमें वो फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं था। जैसे देखो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू क्या होगा, KF इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू हमारे पास 1000 लिख सकते हैं। मोलारिटी बराबर यही होगा,
अब देखो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया हुआ है 0.4। देखो KF का वैल्यू निकालने बोला हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट। देखो हमारे पास देखो 50 ग्राम कंटेन 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल, तो सॉल्यूट का जो वेट दे दिया वो 1 ग्राम। यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास दे दिया हुआ 256, वो हमारे पास सॉल्यूट का है, सॉल्वेंट का कंसीडर मत करना क्योंकि सॉल्वेंट का जरूरत ही नहीं है हमें। हमारे पास जो सॉल्यूट कितना है 256। वेट ऑफ सॉल्वेंट देखो 50 ग्राम में हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं, तो ये 50 ग्राम हो गया। ऊपर हमारे पास क्या जाएगा 1000, 10 से 10 कैंसिल। अगर हमारे पास KF बराबर करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 256 इंटू 0.4 डिवाइड बाय हमारे पास 100। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 क्या 5, अच्छा 5 बच गया था ना, 5 चौक 20, तो 2 बचा, 2 से अगर करोगे तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 2 हाथ में 1, 2 5 10 और 1 11, 2 दूना 4, 512। 512 डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 5.12। हो गया, बढ़े आगे। अब यहां से देखें, क्या दिया हुआ, कंसीडर द गिवन प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, विच अमंग द फ्लोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन शोइंग डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। हमने लिखा था प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ फेज डायग्राम में, वही बनाया था। अब हमने बोला था 2 ग्राफ से कर सकते हो, एक सिंगल जो तुम लोग लिक्विड और हमारे पास जो सॉल्यूशन का मानते हो, जो पैरेलल लाइन था, कर्व जो पैरेलल था वो हमारे पास। अब वहां पे आपको बताना कि कौन सा करेक्ट है, सेकेंड। इसमें और इसमें कोई बता सकता है? जैसे देखो ये वाला तुमने देखा होगा फ्रीजिंग, ये वाला यहाँ पे इसमें देखो समझना, ये प्योर जो लिक्विड होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का जो होगा वो कम होगा, वो नीचे है। हमने बोला था यहां से याद करो कि ट्रिपल पॉइंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। सॉरी, ये कर्व देखोगे तो ऐसा हमने ट्रिपल पॉइंट बनाया था, फिर हमने इसको ऐसे बनाया था, यही तो था। तो हमने बोला था ये ट्रिपल पॉइंट से हम ले सकते हैं, या फिर हमारे पास कहां से ले सकते हैं कि एक कांस्टेंट प्रेशर पे लाइन खींच लो और उसके बेसिस पे कर सकते थे। बात समझ में आया? और इस ग्राफ में क्या है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा बोल दिया हुआ है, सॉल्यूशन तो कम वेपर बनाएगा ना। जब नॉन वोलेटाइल डालोगे तो हमारे पास सिर्फ सॉल्वेंट है या लिक्विड से वेपर में जाएगा, तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का कम, ये वाले में ज्यादा था। और ये दोनों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मान के चलो कि KF के हमारे पास जो हमारे पास F है, अगर वहां पे अगर हमारे पास B रहेगा, अगर हमारे पास B रहेगा तो बताना कौन सा करेक्ट आएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए। अच्छा, इस केस में कोई दूसरा, दोनों ही गलत दिया हुआ है, सॉल्यूशन और सॉल्यूशन, इसके लिए अप्लीकेबल ही नहीं होगा। हमारे पास सिर्फ ये अप्लीकेबल हो जाएगा जो दिया हुआ क्वेश्चन के हिसाब से। बॉइलिंग पॉइंट के लिए कर्व ही नहीं गलत है, सॉल्यूशन का ऊपर लिखा हुआ है, सॉल्यूशन का ऊपर लिखा हुआ है, सॉल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा प्योर फॉर्म में। बढ़े आगे, अब देखो क्या दिया हुआ है, व्हेन x
इंटू 10⁻⁻2 ml मीथेन, मॉलिकुलर मास दे दिया 32, डेंसिटी इतना दिया हुआ, एडेड टू हमारे पास 100 ml वाटर, डेंसिटी दे दिया 1 ग्राम, द फ्लोइंग डायग्राम इज ऑब्टेन। हमसे पूछा हुआ x का वैल्यू बताओ कि कितना ml हम मीथेन डालेंगे कि हमारे पास जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यहाँ पे देखो सॉरी लोअरिंग इन हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। अरे फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया हुआ वाटर का 273.15, सॉल्यूशन का हो गया 270.165, तो चेंज यहां से निकाल सकते हो, तो वो डेल्टा टी एफ दे देगा, डेल्टा टी एफ दे देगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलालिटी। के एफ का वैल्यू देखो दे दिया हुआ होगा हमारे पास ये 1.86 दे दिया हुआ। मोलालिटी बराबर क्या लिखोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू हमारे पास सॉरी हम डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू हमारे पास 1000 आ जाएगा। अब पुट करोगे तो वहां से क्या मिलेगा, देखो पानी का दे दिया हुआ हमारे पास वॉल्यूम, डेंसिटी दिया हुआ है, तो जितना वॉल्यूम है वो ही हमारे पास क्या आएगा, वेट आ जाएगा। अरे वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई करोगे वेट आएगा, 100 ग्राम आ गया पानी। अब देखो क्वेश्चन से जो वो फॉर्मूला पुट किया वहां से वेट ऑफ सॉल्यूट पता चलेगा। अब वेट पता चल गया, अब तुम्हें पता है उसका डेंसिटी पता है कि मेथेनॉल का डेंसिटी क्या है, तो वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। क्या बात समझ में आया? तो आपको सबसे पहले निकालना है वेट ऑफ सॉल्यूट, पहला वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल लो सब। फॉर्मूला पढ़ो पुट करोगे ना, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू हमारे पास 1000। तो सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, पानी, और ये सॉल्यूट क्या है, मेथेनॉल हमारे पास सॉल्यूट। तो सीधा सिंपली आपको ये निकालना है, वेट जो निकल जाएगा यहाँ पे देखो, वेट ऑफ अगर हम वाटर की बात करेंगे तो वेट इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे पास 1, वॉल्यूम कितना 100 मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 100 ग्राम आ जाएगा। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है पास्ट ईयर में सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट से क्वेश्चंस है। वेट निकाल लिए, वेट निकाल लोगे उसको डेंसिटी से डिवाइड कर देना, वॉल्यूम आ जाएगा।
पता नहीं कितना आंसर लेके आए हो तुमने। वेट निकाला है, वेट के बाद देखो उसको डेंसिटी से डिवाइड करो, 0.792 से डिवाइड करोगे, उसके बाद आएगा तुम्हारे पास वॉल्यूम x का वैल्यू। चलो देखो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालोगे, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालोगे 3.5। अरे मैं कौन कर लिए हैं ये हमारे पास 3.5 कितना 73 है और 70, अरे सॉरी 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 2.5 आएगा। 10 में 5 हमारे पास, 5 में 5 चला गया, फिर हमारे पास 1 मिनट हो जाना, 5 में 5 चला गया, यहाँ पे हमारे पास 11, 11 में हमारे पास 6 है, तो 5 पॉइंट हमारे पास यहाँ पे 2 बचेगा, 2.5 सॉरी 2.55 आ गया क्या, अच्छा सॉरी 2.5 हमारे पास इज इक्वल्स टू के एफ का वैल्यू दे दिया हुआ हमारे पास 1.86 इनटू वेट हमें पता करना है, वेट नहीं पता करना, डायरेक्ट हमें पता करना है वॉल्यूम। तो वेट को हम अगर यहाँ पे डायरेक्ट यूज करें वेट के बराबर लिख सकते हैं हमारे पास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये किसका था, मेथेनॉल का, मेथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 32 इनटू वेट ऑफ वाटर निकाल चुके हैं 100 ग्राम इनटू हमारे पास क्या जाएगा 1000, 2 0 से 2 0 कैंसल। अब दूसरा देखना, अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक बार लिख लेते हैं 2.5 इज इक्वल्स टू 1.86 इनटू डेंसिटी दे दिया हुआ हमारे पास 0.792 इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय हमारे पास ऊपर 10 बच गया है और नीचे 32। ठीक, अब हमारे पास वॉल्यूम निकालना था, तो वॉल्यूम बराबर क्या आ जाएगा 32 इनटू 2.5 डिवाइडेड बाय 1.86। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये हमारे पास 7.92 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करो, कहाँ कैलकुलेटर है, इसमें है, टाइमर टूल्स कैलकुलेटर इधर, हाँ दरअसल पता बहुत कुछ है। 32, अरे नहीं ले रहा है, शायद प्रीमियम हर वर्जन में होगा, अब तो ले नहीं रहा है ना, तो 32 इंटू 2.5 डिवाइड्स 1.86 और 7.92 5.43। अब यहाँ से 3 0 ये इतना आ रहा। अब ये हमारे पास ml में आएगा। अब देखो आंसर जो हमसे पूछा हुआ है कितने में पूछा, 10⁻²में, तो ये 2 डिजिट पीछे चला जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 543 आंसर आएगा। इसको लिख सकते हैं 543.0 इंटू 10⁻² ml। तो हमसे इसका वैल्यू पूछा था। हो गया, चलो करो।
बोथ आर रॉन्ग। भरोसा करे दरअसल, भरोसा ही नहीं करे। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, गैलियम इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थर्मामीटर। दूसरा क्या दिया हुआ है, थर्मामीटर कंटेन गैलियम इज यूज टू मेजरिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन पता है क्या होता है? अरे बहुत समझदार हो। तो चलो हमारे पास देखो सिंपली जो स्टेटमेंट है वो कुछ नहीं है, फैक्ट है और कुछ नहीं है। जो दिया हुआ है वो फैक्ट है। नॉर्मल थर्मामीटर यूज नहीं कर पाते क्योंकि उसमें हमारे पास जो टेम्परेचर होगा ना वो उस रेंज में नहीं फॉल डाउन करेगा जिसमें हमारे पास वो सिंपली देखोगे जो थर्मामीटर यूज करते हो उसका रेंज कितना होता है, शायद 27 या 22 डिग्री सेल्सियस है, या फिर फ़ारेनहाइट जो होगा वो कुछ एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा, 97 फ़ारेनहाइट। हाँ कुछ मतलब कुछ एक रेंज होता है। मतलब उस केस में हमारे पास जो आएगा वो 250, अगर 256 केल्विन अगर मेजर करना है तो वो मेजर नहीं कर पाएंगे। जो नॉर्मल थर्मामीटर देखते हो उसमें ये मीटर ही वो इंडिकेट ही नहीं करेगा, तो हमें दूसरा मटेरियल यूज करना पड़ेगा। बस यही है, तो दूसरा मटेरियल यूज करेंगे तभी हम लोग ऐसा जो ब्राइन वाटर है NaCl का फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि उसका पानी से कम होगा, कि जैसे हमने डाल दिया नमक नॉन वोलेटाइल सॉलिड हो गया, वो 0 से और क्या हो गया, कम। क्लियर? तो हमारे पास बहुत स्टेटमेंट ट्रू है, कुछ नहीं है, ये नॉर्मल फैक्ट्स है। फैक्ट कहीं नहीं, मतलब वैसा कुछ नहीं है, तो सिंपल बुक में भी वैसा लिखा नहीं हुआ है। हाँ हो सकता है, देख लेना एक बार। बढ़े आगे। हाँ नेक्स्ट अब हमारे पास है ऑस्मोसिस। अच्छा एक चीज समझना है, ऑस्मोसिस से पहले एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस, एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस नाम से पता चल रहा है क्या होगा, फ्रीज नहीं होगा। मतलब हमारे पास ऐसा सब्सटेंस जो वाटर को फ्रीज ना होने दे, मत। क्लियर? अब इसमें हमारे पास सिंपली जो जनरली एक ही टर्म एक इथिलीन ग्लाइकोल पढ़ना है। इथिलीन ग्लाइकोल बस लिखना है कि इथिलीन ग्लाइकोल जो होता है वो एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस के जैसा यूज किया जाता है। तो अगर ये याद होगा तो कोई मतलब नहीं है। या तो फिर डायरेक्ट जो अभी तुमने बोला कि एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस कौन होगा, जो हमारे पास वाटर, जो वाटर को फ्रीजिंग पॉइंट घटा देगा, मतलब ऐसा वो फ्रीज नहीं होने देगा, सीधा सिंपल। तो जो भी ऐसा उसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर कर दे वो हमारे पास क्या होगा, एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस। क्लियर इतनी बात है? अगर समझ में आ गया तो खत्म करो। तो इथिलीन ग्लाइकोल जहां पे यूज किया जाएगा वो समझ लेना कि वो क्या करेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हमारे पास समझेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, अब यहां से देखो जो आरओ वाला टर्म यूज करते हो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। तो ऑस्मोसिस होगा क्या, पहले उस चीज को समझेंगे। लोअर से हायर कंसंट्रेशन मूव करे तो उसको थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, स्कूल में हो चुका है। अच्छा बायो तो हमको नहीं पता बाबा, बायो से हमको दूर दूर तक लेना देना नहीं है। चलो यहां से देखो, समझना यहां से देखो हमारे पास क्या है, एक साइड हमारे पास है सॉल्यूशन, एक साइड सॉल्यूशन रहेगा और एक साइड हमारे पास जो होगा वो सॉल्वेंट होगा। ये हमारे पास जो है वो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है मतलब प्योर लिक्विड बोल सकते हैं, इसमें कुछ मिक्स नहीं किया। और ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका है, नॉन वोलेटाइल का, कि नॉन वोलेटाइल हम ऐड करेंगे। अब समझना हमारे पास दोनों क्या होगा, लिक्विड से वेपर में चेंज होगा। अब अगर हम बात समझना, अगर हमने दो कंटेनर रखा है,
अभी इसको दिमाग में मत रखना, सिंपली दो कंटेनर है, दो कंटेनर है। अब तुम अगर एक साइड का प्रेशर अगर बढ़ाओगे, जैसे अगर हमारे पास पिस्टन ही समझ लेना, पिस्टन क्या है, इंटरलिंक है, तो अगर इधर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो इधर वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हमारे पास इधर प्रेशर बढ़ाएंगे तो इधर वॉल्यूम एक्सपेंड होगा। क्या ये बात समझ में आया? अब हमारे पास नीचे पानी भर देते हैं, नीचे पानी भर दे रहे हैं, तो इधर जब प्रेशर दबाएंगे तो इस कंटेनर में जिधर जितना हमारे पास पानी होगा वो इधर शिफ्ट होगा। बात समझ में आ रहा है? इधर अगर प्रेशर लगाओगे, मान के चलो सीधा सिंपली पिचकारी है, दो पिचकारी को हमने पंप से ऐसो कनेक्ट कर दिया है, तो अगर इधर हम प्रेशर लगाएंगे तो इधर वाले पिचकारी में पानी कम होगा और ये ट्रांसफर होगा दूसरे वाले में। अगर इधर प्रेशर लगा देंगे तो दूसरे वाले में ट्रांसफर होगा। क्लियर? अब यहां से समझना कि अब हमारे पास क्या होगा कि ये सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, लिक्विड से वेपर में चेंज होगा। दूसरा हमारे पास क्या होगा, ये सॉल्वेंट भी हमारे पास किस में होगा, लिक्विड से हमारे पास वेपर में चेंज होगा। अब हमारे पास वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का? सॉल्वेंट का। इसमें कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे जो प्रेशर है ये हमारे पास, इसको P नॉट बी कंसिडर कर रहे हैं तो P नॉट बी ही कंसिडर करते हैं। क्लियर? और इसको हम कंसिडर कर रहे हैं ये हमारे पास PS। अब हमें ये पता चल गया कि P नॉट बी जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू PS। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? अब अगर इधर प्रेशर ज्यादा है, अगर इधर हमारे पास प्रेशर ज्यादा है तो ये क्या करेगा, ये फोर्स एक्सर्ट करेगा। अगर फोर्स एक्सर्ट करेगा तो यहां पे जो सॉल्वेंट मटेरियल है ये शिफ्ट होना शुरू कर देगा, इसका मूवमेंट इधर आना शुरू हो जाएगा। अब अगर हम सॉल्वेंट को कंसिडर करें, अब यहां से समझना कि इस केस में हमारे पास क्या है कि सॉल्वेंट ये जो होता है, ये हमारे पास जो होगा वो SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। परमेबल मतलब, सेमी मतलब, परमेबल मतलब अलाउ करना, परमिसिबल और नॉन परमिसिबल पढ़े होगे। जैसे ग्लास जो होगा, अगर ग्लास धुंधला है तो लाइट को कम अलाउ करेगा, तो वही उसी तरह अगर ऐसा झिल्ली, ऐसा हमारे पास लेयर जो हमारे पास उसमें होल्स रहेगा और उसमें सारे को अलाउ नहीं करेगा, जो उसके साइज के फिट होगा उसी के हिसाब से होगा। तो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है उसका मानते हैं कि साइज हमारे पास SPM में जो होल्स होगा उससे बड़ा होगा। तो इसमें सिर्फ कौन मूव करेगा, सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का साइज छोटा होगा और सॉल्यूट का साइज बड़ा होगा। तो सेमी परमेबल से मेम्ब्रेन से मूव जो कर सकता है वो सॉल्वेंट ही करेगा। तो लिक्विड से हमारे पास जो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट में जा सकता है और सॉल्वेंट से भी सॉल्यूशन में जा सकता है। अब जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उधर शिफ्ट होगा। अब यहां से जब हमारे पास जब हमने एक पार्टिकुलर टेम्परेचर, जिसका प्रेशर ज्यादा होगा वो शिफ्ट करवाएगा, सॉरी हाँ उल्टा बोल दिए थे, तो वो शिफ्ट करवाएगा लोअर प्रेशर के साइड। तो अगर हमारे पास जब प्योर होगा तो वो प्योर क्या लगाएगा, प्योर भी वेपर प्रेशर लगाएगा और हमारे पास सॉल्यूशन भी वेपर प्रेशर लगाएगा, मगर प्योर का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। तो ये ज्यादा होगा तो ये लिक्विड को क्या करेगा, प्रेस करेगा। अगर प्रेस करेगा तो ये हमारे पास क्या है, इधर प्रेशर कम है और इधर मूव कर सकता है। ऐसा थोड़ी है कि ये पूरा ऐसा ब्लॉक कर रहा है, नहीं ब्लॉक कर रहा है, इसमें होल्स है। तो सॉलिड मॉलिक्यूल क्या होंगे, शिफ्ट होंगे, और शिफ्ट होंगे तो इस चीज को क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। अब यहां से ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है वो समझना कि ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होगा जो इस मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए, मूवमेंट को रोक देगा। अब मूवमेंट को रोकने के लिए यहां से हम लोग यहां पे क्या करेंगे कि इस कंटेनर में जहां पे प्रेशर कम है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड करेंगे। अगर हमें ये मूवमेंट रोकना है तो हमें क्या है कि इधर प्रेशर सॉल्यूशन में कम था, सॉल्यूशन में प्रेशर कम है तो उसमें हमें कुछ और प्रेशर ऐड करेंगे। तो अगर प्रेशर दोनों का बराबर होगा तो ये मूवमेंट क्या हो जाएगा, अगर रुक जाएगा तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हैं उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बात समझ में आया? अब यहां से समझना रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। हमारे पास ऑस्मोसिस में क्या हुआ कि अगर हम यहां से जब मान रहे हैं कि जब हमारे पास सॉल्वेंट होगा तो ये मान रहे हैं कि ये हमारे पास कैसा होगा, लोअर कंसंट्रेशन होगा। जहां पे सिर्फ सॉल्वेंट है, मतलब जो सॉल्यूट है वो नाक बराबर, तो डाइल्यूट कंसिडर कर सकते हैं।
और ये हमारे पास हायर कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन है। तो अब यहां से समझना कि जब हमारे पास नॉर्मल ऑस्मोसिस क्या होता है कि लोअर कंसंट्रेशन से कहां मूव करना, हायर। अगर हमारे पास इसी का अगर उल्टा हुआ कि हायर से लोअर की ओर मूव करेगा तो इसको बोल देंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अब यहां से देखो, जो प्रेशर लगा रहे थे वो पहले क्या लगा रहे थे ऑस्मोसिस में कि ये जो हमारे पास प्योर के केस में होगा उसको बस इक्वल करना है, सिर्फ रोकना है। अगर हमने ज्यादा लगा देंगे इधर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। अगर इधर ज्यादा हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या होगा कि जो सॉल्वेंट में जो हमारे सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होगा वो अबर शिफ्ट करेगा। तो ये अबर कहां से शिफ्ट होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो जो आप फिल्टर देखते हो बिना इलेक्ट्रिसिटी का वो चलता है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी चलता है तो वो क्या करता है, प्रेशर लगाता है। अब जो प्रेशर लगाएगा वो जो पानी भरा उसमें वो हमारे पास वो पानी है तो इम्प्योर होगा, इम्प्योर होगा। तो इम्प्योर के साइड जो हमारे पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को क्या कर देगा, वो जो सिर्फ पानी जो प्योर होगा वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो वो फिल्टर होता है उसमें सिर्फ प्योर पानी को अलाउ करेगा, और जो बच जाएगा कचरा वो जो आउटलेट होता है वो निकल जाता है। ऑस्मोसिस क्या हुआ, ऑस्मोसिस क्या हुआ कि हमारे पास लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। ये बात समझ में आया, क्या चीज, हायर से लोअर जा ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ना। तुम देखो सीधा सिंपली, तो वहां पे गलत लिखा हुआ, देखो सीधा सिंपली प्रेशर कौन ज्यादा लगाएगा, सॉल्वेंट लगाएगा। तो सॉल्वेंट में कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा या कम, कम होगा ना, सॉरी ज्यादा होगा ना प्रेशर। अरे हाँ प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर की बात करें। अगर हमारे पास सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन है तो या फिर हमारे पास दो सॉल्यूशन कंसीडर कर ले, ए और बी कंसीडर कर ले, तो जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे मतलब उतना ज्यादा कंसंट्रेशन हाई होगा तो उसका वेपर प्रेशर उतना क्या होगा, कम होगा ना। इसमें सिर्फ सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, मूवमेंट जो होगा मूवमेंट होगा ओनली हमारे पास सॉल्वेंट। और ऐसा क्यों हो रहा है कि जो एसपीएम लोगे ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लोगे, उसका होल सफिशिएंट है, उसमें जो हमारे पास होल्स होगा वो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को मूव करने के लिए है, सॉल्यूट के लिए नहीं। सॉल्यूट का साइज हमेशा ज्यादा होगा, इम्प्योरिटी का साइज, या जो इम्प्योरिटी ही कंसीडर करें तो इम्प्योरिटी का साइज बड़ा होगा। तो ये जो अलाउ करेगा वो ओनली मूवमेंट किसको अलाउ करेगा, सॉल्वेंट को। तो अगर हमारे पास जब प्योर होगा या लोअर कंसंट्रेशन होगा तो उस केस में इसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। वही लिखे थे पी नॉट हमारे पास हायर है। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा उसमें वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। अगर कम है तो हायर प्रेशर से मूवमेंट कहां होगा, लोअर प्रेशर। ये लिक्विड क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा ना, बात समझ में आया। ये ज्यादा प्रेशर लगाएगा और ये कम। अभी हमने बोला कि पिचकारी में जिधर ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो ये लिक्विड मूव करेगा। हमने बीच में भी वॉल नहीं रखा था, अगर हमने वॉल रख दिया तो मूवमेंट सिर्फ किसका होगा, सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करेगा। तो ये कहां से हुआ, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। तो इसी मूवमेंट को रोकने के लिए जो हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे उसी को क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हमने इससे ज्यादा लगा दिया तो उल्टा होने लगेगा, जिधर हायर कंसंट्रेशन था उधर हमारे पास लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि अपने आप क्या होगा, इधर प्रेशर ज्यादा था इधर कम था, तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। मगर हमें करवाना है क्या, उल्टा करवाना है। अगर उल्टा करवाना है तो हमारे पास क्या होगा, प्रेशर इधर कम था तो प्रेशर और ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो अगर जरूरत से ज्यादा लगा दोगे तो वो क्या करे, रिवर्स होने लगेगा। तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बात समझ में आया, क्लियर है अब, बात समझ में आ गया। वहां पे लिखा होगा वो गलत मिसप्रिंट हो गया होगा, जो भी है। मोबाइल में कैसे हो सकता है, वो तुम्हारे पास वो सॉल्वेंट के बेसिस पे अगर लिखा होगा, जो कंसंट्रेशन हो सकता है वो सॉल्वेंट के बेसिस पे, और सॉल्वेंट के बेस पे थोड़ी लिखते हैं, सॉल्यूट के बेस पे लिखते हैं। बात समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये ऐसा क्यों हो रहा था, क्लियर। सॉल्वेंट मूव करेगा, सॉल्यूट नहीं मूव करेगा। अरे सॉल्यूट नहीं मूव करता, सॉल्यूट का पार्टिकल साइज बड़ा होता है।
जैसे कुछ भी चीज फिल्टर लोगे तो फिल्टर में, हाँ क्या चाहिए, क्लियर। क्या टाइम हो चुका है, कितने बजे तक था क्लास, रुको इसको 5 बजे तक करेंगे। अरे 2 ही क्लास है ना रे, ऐसी तो चले जाओगे जल्दी ही, ताकि ये यहाँ पे डायग्राम क्लियर, क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम, कभी कोई पूछेगा तो बता सकते हो कि कैसा होता है, सॉल्वेंट अलाउ होगा, सॉल्यूट अलाउ नहीं होता। इसीलिए हमारे पास जब करते हो, जब रिवर्स ऑस्मोसिस में बात करते हो, तो जो गंदा पानी लिए हो वो हमारे पास प्योर पानी मिलता है, तो ये जो सॉल्वेंट अगर पानी शिफ्ट करेगा तभी तो प्योर मिलेगा ना। ये हायर कंसंट्रेशन मतलब डर्टी वाटर, अगर हायर कंसंट्रेशन मतलब डर्टी वाटर, लोअर कंसंट्रेशन मतलब प्योर वाटर, तो डर्टी वाटर से ही तो प्योर वाटर मिलता है। और जो निकलता है पानी, जो पानी एक्स्ट्रा जो आउटलेट होता है वो गंदा ही तो होता है, या हैवी वाटर बोल देते हैं मेटल्स के साथ, तो ये निकल जाएगा यहाँ से, और जो ये होता है वो ड्रिंक करते हो, क्लियर। अरे पानी जो हद है ड्रिंक करते हो वो याद रहता है। व्हेन टू सॉल्यूशन, अब यहाँ पे सॉल्यूशन या दो सॉल्यूशन कर दे रहे हैं, एक हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन के बेसिस पे। व्हेन टू सॉल्यूशन, इसको कर देते हैं हमारे पास A और इसको कर दे रहे हैं B। व्हेन टू सॉल्यूशन A and B are separated by semi permeable membrane, then solvent particle move from lower concentration from lower concentration of solute to higher concentration of solute। देखो लोअर और हायर हम सॉल्यूट के बेसिस पे लिख रहे हैं तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हमारे पास क्या है कि दो सॉल्यूशन लिए ए और बी सेपरेट कर रहे हैं एसपीएम के थ्रू, देन हमारे पास सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ड्यू टू सॉल्यूट, अरे हायर से लोअर से हायर जाएगा ना सर, तो ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर इधर का ज्यादा और इधर प्रेशर का कम। हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ड्यू टू difference in vapor pressure of solution. This is called ऑस्मोसिस। क्लियर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा कि इस मूवमेंट को रोकने के लिए जितना एडिशनल प्रेशर लगाया जाएगा उसी को क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर। टू स्टॉप द movement of solvent particle and additional pressure is required. This pressure is known as
pressure is known as osmotic या ऑस्मोसिस प्रेशर भी लिख सकते हैं, प्रेशर। अब यहां से समझना, जितना ज्यादा हम सॉल्यूट ऐड करेंगे उतना वेपर प्रेशर क्या होगा, कम या ज्यादा? अगर उतना कम होगा तो उतना ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। तो ये डिपेंड क्या कर गया कि जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे उतना ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो अमाउंट ऑफ क्या डिपेंड कर गया, सॉल्यूट पे। अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर गया तो कौन सी प्रॉपर्टी? क्या बात समझ में आया? क्लियर? कि जितना हम ज्यादा सॉल्यूट डालेंगे उतना वेपर प्रेशर घटेगा। अगर उतना घटेगा तो एडिशनल उतना ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा मूवमेंट को रोकने के लिए। अगर उतना मूवमेंट अगर उतना प्रेशर अगर एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा तो डिपेंड कर रहा है हमारे पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे। दिस इज दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये लिख दें या लिख सकते हो? इतना लिख दें? लिख लोगे? अरे काहे काम नहीं कर रहा है? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, हायर द ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर सॉरी एक मिनट इसको चेंज करते हैं। अभी क्या बोले वो बढ़िया बोले, अब लिखने जाते हैं तो फिर चेंज कर दिए। ना 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 higher amount of solute lower the vapor pressure। और नहीं एक रुक जा इतना लंबा नहीं लिखते हैं। higher the concentration of solution, lower its vapor pressure। अरे जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो हमारे पास कहाँ पे यहाँ हायर कंसंट्रेशन ऑफ। अरे सॉल्यूशन में किसका कंसंट्रेशन देखते हो, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का? हमेशा सॉल्यूट का निकालते हैं ना। तो इतना बार कंफ्यूजन का है। ऊपर एक बार लिख दिए कि हमारे पास सॉल्यूट की बात करें तो जनरली हम कभी भी किसी चीज को हम बात करते हैं तो जनरली सॉल्यूट की बात करते हैं। और यहाँ पे जो डिसॉल्व कर रहे हैं वो सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो सॉलिड ही तो हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूट। तो इतना ज्यादा तुम लोग लिख देते हैं, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट लोअर इट्स vapor pressure, so it required so it higher the concentration of solute lower its vapor pressure, so it depends upon amount of solute, hence we can say that it is a colligative properties। क्लियर? क्या? अरे बोलना। तो ऑस्मोसिस में हमारे पास जो मूवमेंट, एक साइड में एक और पॉइंट लिख लेना कि यहाँ से सीधा सिंपली बाद में समझने के लिए कि जब हमारे पास ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं, ऑस्मोसिस की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से मूवमेंट होगा हायर कंसंट्रेशन किसका, सॉल्वेंट का। लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट
से हमारे पास मूवमेंट होगा हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, और मूवमेंट किसका होगा? सिर्फ सॉल्वेंट का। लिख लीजिए इतना। अरे रोको, थैंक यू, लिखो जल्दी। अरे फॉर्मूला लिख के जाएंगे कम से कम अगले दिन, या फिर अरे जाओ। ठीक 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 ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।